श्री अरुण सिंह जी। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। यह पेपरलेस बजट जो पहली बार पेश किया गया पर्यावरण फ्रेंडली भी है और वास्तव में देखा जाए कि जिस प्रकार के विश्व की परिस्थिति बनी थी यह अकल्पनीय थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का कोविड-19 के दौरान दृश्य होगा और ऐसा दृश्य बनेगा। उसके दौरान भारत सरकार का बजट बनाना एफआरबीएम को ध्यान में रख करके, फिजिकल डेफिसिट को भी ध्यान में रख करके, लेकिन देश की चुनौतियों को भी ध्यान में रख करके और देश की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके जिस प्रकार से बजट बनाया गया, जिस बजट में घोषणाएं की गई, 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च का एलोकेशन करके, जिससे कि देश की आर्थिक जो पहिया है वह भी चलती रहे, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और लोगों को जो मन में आशंकाएं थी, अलग अलग प्रकार के लोग शंका लगा रहे थे कि भाई इतना बड़ा संकट आया है, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से टैक्स तो जरूर ही लगेगा। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, 1 रुपए का टैक्स किसी भी प्रकार से इस बजट के माध्यम से नहीं लगाया गया। सर, मैंने सोचा था कि यूपीए के समय के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब कल उधर के एक वरिष्ठ सदस्य यूपीए के समय के आर्थिक कुप्रबंधन का गौरव गाथा कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले भी गौरव गाथा उस समय का जो कुप्रबंधन था उसका कर रहे थे, तो मुझको लगा कि थोड़ा उनके समय की भी बात करना जरूरी है। किस प्रकार से चारों ओर भ्रष्टाचार था, लोग जेल जा रहे थे, डिस्प्यूट का केस बढ़ता जा रहा था, देश ही नहीं विश्व के लोग भी भारत में आने के लिए मना कर रहे थे और तो और करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा 4.8% माइनस में चला गया था, इन्फ्लेशन रेट 13% 2009-13 में होता था और जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने लगातार इन दोनों सदनों में कहे कि हम महंगाई दर को कम करेंगे, 100 दिन के अंदर कम करेंगे, लेकिन वो कम नहीं हुआ। 2009-10 का 13% इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था, उसको संभाल नहीं पाए। भयंकर भय का वातावरण था और उनके समय को निर्णय होता ही नहीं था। मान्यवर, मैं जरा बताना चाहूंगा, अभी तो चले गए, निर्णय लेने के लिए कोई अधिकृत नहीं था। 30 ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर बने थे, 30 और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री तो 6-6, 27 ग्रुप के मेंबर होते थे, लेकिन फिर भी उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। निर्णय कोई अदृश्य शक्ति लेती थी, बाहर से कोई व्यक्ति उसका निर्णय लेता था, यही स्थिति थी। और उसका नतीजा मान्यवर क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि झगड़े बढ़ते रहे, डिस्प्यूट बढ़ते रहे। 301 सेंट्रल सेक्टर के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, सेंट्रल सेक्टर के जो 150 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट से, वो इतना डिले हुए कि उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी रिपोर्ट है, 1,74,000 इतना रुपए की उसमें भारी भरकम बढ़ोतरी हुई। 1,74,000 करोड़ रुपए की उसमें बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से उस समय की स्थिति थी। विवाद, कोर्ट में केस उलझते चले जा रहे थे। उस समय 2011 के समय जब यूपीए के समय थी, उस समय इतने झगड़े उस समय होते थे कि 4.5 ट्रिलियन रुपीस के केस कोर्ट में पेंडिंग थे। और यही देख करके यहाँ के उद्योगपति तो उद्योग लगाते नहीं थे, बाहर के लोग उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते थे। एक मैं बताना चाहूंगा माननीय कि नतीजा ये था कि 2013 में के अगस्त में यूपीए के समय सोचे कि चलो बाहर से हम अपना कुछ पैसा कलेक्ट कर, पैसा बॉन्ड के माध्यम से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं। पैसा रेजिंग का उन्होंने व्यवस्था बनाई और उन्होंने टारगेट जो रखा
कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से कि $25 बिलियन हम फॉरेन से पैसा कलेक्ट करेंगे। लेकिन उस समय स्थिति तो बिल्कुल भिन्न थी, बाहर के लोग तो विश्वास ही नहीं करते थे, और स्थिति ये हुई कि पूरी ताकत उसमें यूपीए के लोगों ने लगाया, जाके मार्केटिंग भी किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए केवल 15% पैसा जुटा पाए। यह यूपीए के समय था। अब आज ये मोदी गवर्नमेंट है जिसके अभी आज के दिन में $74 बिलियन देश में आया है, हाईएस्ट लेवल $74 बिलियन, और फॉरेक्स रिजर्व भी $590 बिलियन है आज रिजर्व है, जो देश के इतिहास में सबसे अधिक रिजर्व आज के हैं तो हमारे देश में। स्थिति जैसा मैंने कहा किस प्रकार से आर्थिक कुप्रबंधन उस समय का दौर था। उस समय एक रिसर्च एजेंसी ने कहा था, PEW रिसर्च ग्रुप एजेंसी, फरवरी 2014 में उसने पूरा व्यापक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद क्या कहा, उसने कहा कि जो भारत की स्थिति है, भारत के लोग 10 में से 7 लोग, जिस प्रकार से चीज घटित हो रही है, 10 में से 7 लोग नाखुश है, बिल्कुल इस सरकार को भी नहीं पसंद करते, नीतियों को भी नहीं पसंद करते। और इसी का नतीजा रहा कि 2014 में जब चुनाव हुए तो 70% लोगों ने उस सरकार को रिजेक्ट कर दिया। एक स्थिति वह बनी थी। और दूसरी स्थिति आज की देखिए, आज की स्थिति यह है कि अभी पिछले महीने पूरे देश भर में रैंकिंग और रेटिंग की गई, अप्रूवल जब रेटिंग हुई तो हमारे प्रधानमंत्री को नंबर 1 विश्व में नंबर 1 स्थान दिया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी पॉलिसी का ही नतीजा है। इस प्रकार से स्थितियां अभी माननीय, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपने बोला है कि गरीब के, किसान के लिए, सबके लिए बताऊंगा, एक एक वर्ग के लिए बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बोल के तो निकल जाते हैं, सुनना ही चाहिए, कम से कम उनको भी महाज्ञानी है, थोड़ा और ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन सुनेंगे नहीं, क्या करेंगे। किसानों की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसानों के भी आप 2013-14 में किसानों के 2014 में किसानों की 42 लाख हेक्टेयर ही केवल सिंचित भूमि होती थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से जो बजट में भी उसके लिए फंड एलोकेट किया जाता है, 56 लाख हेक्टेयर से अधिक यह भूमि सिंचित होती है, यह किसानों के लिए। पीएम सम्मान किसान निधि, हमारे बजट में भी उसके लिए पैसा प्रावधान है। एक बार आप 50,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ की घोषणा करके ढिढोरा पे पीटते रहते हैं। वो भी चुनाव आया तो हमारी सरकार चुनाव को ध्यान में दे करके नहीं, हर वर्ष किसानों को 60,000 करोड़ रुपए देने का वादा की है और दे भी रही है। किसानों के लिए आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया, हमने तो कुछ काम किया नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो किसानों की क्रेडिट, ओवरऑल क्रेडिट लिमिट जो होती थी वो केवल 7 लाख करोड़ रुपए होती थी। केवल 7 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट लिमिट होती थी, और आज कोई 7 लाख से 10 लाख करोड़ रुपए नहीं, आज किसानों को ओवरऑल क्रेडिट जो लिमिट है वह 16.5 लाख करोड़ रुपए हो रही है। इस बजट में इसका उल्लेख। अब बताइए किसान खुशहाल होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए। लेकिन क्या करें, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस प्रकार से मध्यम वर्ग ही ले लीजिए, आप कहते हैं मध्यम वर्ग भी नाराज है, मध्यम वर्ग की भी आमदनी नहीं बढ़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि 2013-14 में, मतलब 50-60 साल से जोड़ लीजिए, 2013-14 में इनकम टैक्स की रिटर्न 3 करोड़ 31 लाख फाइल होती थी, और आज के दिन में 3 करोड़ 31 लाख से बढ़कर के 2 गुना 6 करोड़ 48 लाख रिटर्न फाइल होती है। अब बताइए मध्यम वर्ग के लोग खुश हैं, उनकी आय बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। लेकिन क्या करें, आपके लोग जनता को गुमराह करते हैं, और जनता भी जब ये चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हो चाहे प्रदेशों के चुनाव हो, उसमें भी जनता आपको गुमराह कर देती है और दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिता देती है, क्योंकि लंबे समय आप गुमराह उनको नहीं कर सकते। अब अभी तो साहब चले गए, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जो नहीं कर सुन रहे, अच्छा ठीक है। आपने बताइए 2007-8 में कहा था कि जीएसटी ले आएंगे, यहाँ बैठे थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा था।
और 2013-14 के बजट में बड़े दुखी मन से कहा कि 2007-8 में हमने कहा था कि जीएसटी ले आएंगे, लेकिन 2010 तक हम सोचे थे आ जाएगा, लेकिन हम जीएसटी नहीं ले आ पाए। नहीं, अगर मगर की देखो, अगर भाई अगर मगर आप कैसे हुआ, आप भी कैसे हुआ, अगर अभी कैसे हुआ? यू आर नॉट यील्डिंग। आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर मैं आप सुनो तो, आप सुन लो तो कृपया आपस में बात ना करें। आप अरुण जी अगर मगर में कुछ नहीं सर, कारवा लुट गया आपका। अगर कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आप लोग कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। कृपया आपस में बात ना करें प्लीज। अरुण जी मैंने बैठ करके बात ना करें। माननीय चेयरमैन ने कहा कुछ नहीं, इनका कारवा लुट गया। ये अगर मगर करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने वो जीएसटी ले भी है, और जीएसटी में जीएसटी का ही नतीजा है कि मानव लोग ईमानदारी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और इस कोविड संक्रमण के बाद भी पिछले महीने 1,20,000 करोड़ रुपए का यह जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जिसे आपके प्रदेशों को भी पैसा उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन क्या है कि और तो और मैं बताऊं आपका सपना क्या था? आपके 2013-14 में बजट में क्या कहते कि हम 10वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 7वीं या 8वीं पे जाना चाहते हैं, यही कहते। और तो और ये कहते 2013-14 के बजट में आपकी सरकार थी कि 2025 तक हम 5वीं जाने का सपना देख रहे। अरे 2025 ने, ये मोदी जी ने तो 2 साल पहले ही 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। यह स्थिति है। अब सुनिए प्लीज आपस में बात प्लीज। रोजगार प्लीज मानवर, गुस्सा ना करिए। मानवर रोजगार के बारे में, वो दूसरा तैयार और रोजगार के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। पहले की सरकारें जब थी तो रोजगार मतलब वो मनरेगा और दिहाड़ी को ही रोजगार मानते थे। इसको तो बेरोजगार कर दिया। हमारे उन्हीं को मानते थे। भारत सबसे युवा देश है, विश्व का अगर सबसे युवा देश है तो कोई भारत ही है। और भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, और केवल मजदूरी के रोजगार नहीं, बल्कि ऐसे रोजगार जिसमें वो उसको स्वरोजगार भी हो, वो दूसरों को रोजगार भी दे सके, रोजगार के अवसर उत्पन्न करे, यह आवश्यक है। और इस बात को कोई महसूस किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने मुद्रा योजना की शुरुआत की। मुद्रा योजना के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा 25 करोड़ लोगों को आज मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया गया है। अब जब 25 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया गया है तो कहीं न कहीं वो 2, 4, 6 लोगों को रोजगार तो देते ही देते होंगे। रोजगार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, जरा आप सोचिए। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें 7 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 3,40,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। 7 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। कुछ न कुछ तो रोजगार कर ही रहे होंगे। क्या कोई मजदूरी ही केवल करना, कोई लेबर को ही आप रोजगार मानते हैं क्या? वो कांग्रेस की रोजगार इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से लोग प्रतिभावान है, टैलेंट है, वह विश्व में जाकर के छा सकते हैं। आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र, स्टार्टअप के क्षेत्र में आज हम थर्ड इकोसिस्टम अगर कोई है तो भारत है स्टार्टअप के क्षेत्र में। और 27,000 नए स्टार्टअप भारत में लगे हैं। क्योंकि जब स्टार्टअप होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और औरों को रोजगार भी दे सकेंगे। वित्त मंत्री जी को इसलिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप में जो पैसा जो लगाते हैं उन पे कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट भी करने की घोषणा की है, और उसके साथ साथ स्टार्टअप का टैक्स एग्जेम्पशन भी 1 साल के लिए बढ़ाया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। भारत की तस्वीर तो जरा देखिए, भारत की तस्वीर। हम जानते हैं कि जब तक रिसर्च इनोवेशन नहीं होगा तब तक कोई देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। आज क्या स्थिति है? पेटेंट, आपके समय से हमारे समय इस पे पेटेंट 4 गुना पेटेंट
बढ़ चुके हैं। ट्रेडमार्क में ये स्थिति है, 5 गुना से अधिक ट्रेडमार्क आज भारत में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और तो और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए R&D होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च में नए नए चीज़ों का इनोवेशन होना चाहिए। और उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की घोषणा हुई है, और कोई छोटा मोटा नहीं, 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च होगा, यह बजट में घोषणा की गई है। तो उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। देश भर में 3 करोड़ से अधिक CSC है, उनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। स्टैंड अप, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, SC ST के लोग हैं, 24,000 करोड़ रुपए से अगर पैसा उनको अधिक मिल रहा है, तो यह बताइए कि यह लोगों को, युवाओं को कुछ न कुछ काम करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं मानवर कहना चाहूंगा कि स्थिति यही है। शुरू से जो प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को अलग अलग अवसर देना चाहते हैं, और देश का युवा आज कहीं खड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी को और उनकी नीतियों के साथ देश का युवा खड़ा है। एक आपने कहा कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। चलो गरीबों का तो अभी मैं बता ही दूंगा, हमारे मित्र भी बहुत सारे लोग बोलेंगे गरीबों के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। आपने अभी बोल के MSME को कुछ नहीं किया, आगे MSME के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे कैसे नहीं किया भाई, आप बताइए। पिछले बजट में 7,572 करोड़ रुपए था, और आप सब लोगों ने क्या किया। इस साल का बजट जो असामान्य परिस्थितियों में बना, जिसमें सब कुछ बंद था, पूरे देश भर में, विश्व भर में लॉकडाउन था, उनके आंकड़ों को लेकर के जादूगरी के हिसाब से आपने बोलने का काम किया है। तो कौन सा तीर मार दिया भाई बताइए। मतलब सब कुछ एडवर्स स्थिति थी, स्थिति विषम थी, उसको लेकर के ऐसा किया, ऐसा किया। खुद खुश हो जाइए, लेकिन जनता, देश की जनता तो आपके भाषण से खुश होने वाली है नहीं। तो इनके बावजूद भी पिछले बजट से इस बजट में, पिछले बजट में जो 7,572 करोड़ रुपए जो इस सेक्टर के लिए रखा था, 15,700 करोड़ रुपए डबल करने का काम किया है। तो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। लगातार MSME की डेफिनेशन बदलना। MSME सेक्टर जो है, छोटे और लघु उद्योग को लगातार कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए, उनके प्रति अन्याय भी न हो, उनको छूट का दायरा भी मिलता रहे। लगातार उनके डेफिनेशन बदल करके उनको अधिक से अधिक छूट देने का काम किया, और कंप्लायंसेज में उसको राहत देने का काम किया। इसलिए इसमें भी जो 50 लाख से अधिक 2 करोड़ पेड अप कैपिटल की घोषणा किया है, और 2 करोड़ से अधिक 2 करोड़ से 20 करोड़ टर्नओवर की जो घोषणा की है। छोटे जो हमारे MSME सेक्टर के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ इससे मिल रहा है, क्योंकि जब टर्नओवर की सीमा बढ़ जाएगी तो बहुत सारी छूट उनको मिलेगी, और बहुत सारे कंप्लायंसेज में भी उनको राहत मिलेगी। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना चल रही है। लोगों को, इस सेक्टर को बिना अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज किए लोन भी मिल रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए की उसमें योजना है। मुश्किल में जो MSME सेक्टर है, स्मॉल और लघु सेक्टर के लोग, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक उनको भी राहत फंड ऑफ फंड के माध्यम से दी जा रही है। आप बताइए, आपने तो एक काम किया नहीं। हमारे ऐसे छोटे और लघु उद्योग करने के को लाभ देने के लिए यह सरकार ने निर्णय लिया, यह प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 200 करोड़ से जो कम के टेंडर होंगे, उसमें विदेशी कोई उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल भारत के उद्योग उसमें जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। यह निर्णय लिया, यह निर्णय लेने का काम किया। हजारों की संख्या में कानून ऐसे थे जो रिडंडेंट थे, उन कानून का अतः पता नहीं था, लेकिन देखिए धीरे धीरे करके हजारों की संख्या में उन कानूनों को समाप्त किया। MSME सेक्टर को उससे राहत मिल रही है, काफी राहत मिली। और उसके अलावा कंपनी एक्ट में बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट थे, उनको डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम किया। और इस बजट में जो बचे कुचे थे, उसमें भी कहा गया कि LLP जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का एक्ट 2008 है, उसमें भी जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर, क्रिमिनल जो हमारे सेक्शंस है, उसको भी डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हम करेंगे। उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से भी बोला था कि हमें वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर लोगों को नौकरी देता है, देश के एसेट में अपना योगदान। और माननीय अरुण जी, आपका समय खत्म हो रहा है, पार्टी ने जो दिया है आप खत्म करें। अच्छा, 1 मिनट।
मानवर करने को तो बहुत था, लेकिन मैं इतने कहूँ इसलिए उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। बाकी फेसलेस बहुत सारे रिफॉर्म्स है। फेसलेस जो असेसमेंट के साथ साथ अब फेसलेस हमारे इनकम ट्रिब्यूनल भी होगा। और तो और मैं एक चीज और बता दूं, आदिवासियों के लिए भी बहुत अधिक घोषणाएं हुई है। 750 एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। एक चीज अंत में मैं कहना चाहूंगा, मानवर की पूरी बजट अगर पढ़े तो एक बात स्पष्ट है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमने रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, आत्मनिर्भर भारत भी बने और आत्मनिर्भर भारत के साथ नए भारत की संकल्पना भी पूरी हो, इस बजट के माध्यम से अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अरुण जी। ऑनरेबल सुखेंद्र शेखर राय जी।